हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। तो फ्रेंड्स, हम लोग हल कर रहे हैं कंप्यूटर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो जो यूपीएससी ने सारे एग्जाम्स कराए हैं, इसका पहला वीडियो हमने देख लिया था, जिसमें कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन था उससे जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में, वो हमने हल कर लिया था। दूसरा है, देखिए, कंप्यूटर के घटक। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो है, इस आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। और देखिए, यदि आपने क्लास देखी है थ्योरी की जो हमने बनाई है, तो डेफिनेटली आप सारे प्रश्न जो है बहुत ही आसानी से पक्का से हल कर लेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। इसमें देखिए प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है। मतलब बायोस का फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शन अपने दिए गए हैं। ऑप्शन ए, बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का यही पूरा नाम होता है, BIOS। अब देखिए, बायोस को हमने और भी डिस्कशन किया था कि बायोस क्या है। कि जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो ऑन करने पर ये क्या करता है कि एक प्रोग्राम है, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम है। तो पीसी की बूटिंग के टाइम पे कंप्यूटर देखता है कि कौन कौन से इसमें डिवाइसेस जुड़े हैं और किस तरह से इनको प्रोसेस में लाना है। और ये भी एक चीज़ होती है कि बूटिंग के समय में ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी जो है, यानी कि रैम पे आके स्टोर हो जाता है। इसके बाद फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम का रैम में होना आवश्यक होता है। तो जो ये बायोस है, बायोस यही काम करता है कि जो भी हार्डवेयर हैं या अन्य चीज़ें हैं, उनको चेक करता है, उनको कॉन्फ़िगर करता है, और इसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है, और इसके बाद जो प्रोसेसिंग है वो शुरू होती है। अगला देखिए प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किसको? ए नंबर है, देखिए, नंबर्स को। दूसरा है डाटा को। तीसरा है इनपुट को। और चौथा है यहाँ पर प्रोसेस को। तो किसको? ये डाटा को इंफॉर्मेशन में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर करता है क्या है? इनपुट लेता है, डाटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, संख्या को। ऑप्शन बी, चिन्ह को। ऑप्शन डी, दी गई सूचनाओं को। ऑप्शन डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, दी गई सूचनाओं को। क्योंकि जो डाटा है कुछ भी हो सकता है, यानी चिन्ह हो सकता है, अंक हो सकता है, इमेज हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई वॉइस हो सकती है। तो ये सब कुछ क्या है? डाटा है। तो दी गई जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए, जो डाटा है वो इन्फॉर्मेशन की तरह भी यूज हो सकता है, और इन्फॉर्मेशन जो है वो डाटा की तरह भी यूज हो सकता है। क्योंकि एक जो डाटा है वो दूसरी किसी चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी तीसरी प्रोसेस के लिए डाटा का काम यहाँ पर कर सकती है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर की जो चिप बनी होती हैं वो किस मटेरियल की बनी होती हैं? ऑप्शन ए, चांदी। ऑप्शन बी, लोहा। ऑप्शन सी, सोना। और ऑप्शन डी, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की बनी होती हैं। ये बहुत ही रेयर मटेरियल है, देखिए, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर का यूज जो है, हम चाहे वो सोलर सेल पैनल बनाना हो, या मोबाइल के पार्ट्स बनाने हो, इसके बाद कंप्यूटर के पार्ट बनाने हो, तो इन सब में यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है। देखिए, आईसी चिप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, आईसी चिप, ये किसकी बनी होती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए, सिलिकॉन, क्रोमियम, लेड और सिल्वर। तो सिलिकॉन की बनी होती है, क्योंकि सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन वही मटेरियल है जिसको हम देख रहे हैं कि ये रेयर मटेरियल है, और इसका उपयोग है आईसी बनाने में किया जाता है। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? हार्डवेयर का भाग नहीं है। ऑप्शन मॉनिटर। ऑप्शन बी, देखिए, कीबोर्ड। ऑप्शन सी है सीपीयू। और ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर में भी ये क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी यहाँ पर देखिए, मॉनिटर है,
कीबोर्ड है, सीपीयू है, ये सब क्या है? हार्डवेयर हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, क्योंकि हार्डवेयर हम जानते हैं कि वो भाग होते हैं जिनको हम उनको छू सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं, जिनको नहीं छू सकते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इस प्रकार से जो माइक्रोसॉफ्ट था वहाँ पर सॉफ्टवेयर था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो कंप्यूटर में डाटा कैसे स्टोर होता है? ऑप्शन है देखिए ऑक्टल, ऑप्शन बी, दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है हेक्साडेसिमल, ऑप्शन सी है डेसिमल, और ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है बाइनरी। तो डाटा जो है कंप्यूटर में कैसे स्टोर होता है? बाइनरी के रूप में स्टोर होता है। हमने देखा था कि डेटा का मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए भी हमने देखा था कि वहाँ पर 0-1 के फॉर्मेट में जो डेटा है बाइट के रूप में स्टोर होता है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में जो सारा डेटा है वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। और बाइनरी क्या है कि एक नंबर सिस्टम है, बाइनरी में 0 और 1 का जो फॉर्मेट है ये यहाँ पर होता है। अगला देखिए प्रश्न आया था यहाँ पर, देखिए खाली स्थान, फिर दिया है अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है कौन यहाँ पर? फिर इसके बाद और ये खाली स्थान सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो अपूर्ण आंकड़े क्या है? डाटा है। क्या है ये? डाटा है। अपूर्ण जो आंकड़े हैं ये डाटा है, और इसको पूर्ण बनाने में क्या जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसके बाद क्या बन जाता है? वो बन जाती है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन और ये डाटा, तो डाटा क्या है? अपूर्ण है, और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूर्ण है। तो ऑप्शन डी जो है देखिए यहाँ पर ये सही हो रहा है। अगला देखिए प्रश्न आया है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए वाक्य और पैराग्राफ, ऑप्शन बी दिया है यहाँ पर नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, ऑप्शन सी ग्राफिक और फिगर, ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ, ऑप्शन ई है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ाबेट, और न्यूमेरिक का यहाँ पर नंबर से है। तो यहाँ पर देखिए जो बी ऑप्शन दिया है यानी कि नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। जैसे कि देखिए जब आप पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको एक निर्देश दिया जाता है कि भाई पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल रखिए, फिर इसके बाद में बाकी कैरेक्टर जो हैं वो स्मॉल रखिए, एक स्पेशल कैरेक्टर दीजिए जैसे कि @ हैश, ये सब स्पेशल कैरेक्टर है। इसके बाद में कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दीजिए 1 2 3 4, ये न्यूमेरिक वैल्यू दीजिए। तो इस प्रकार से अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक से संबंधित है। यहाँ पर देखिए दिया भी गया है ये किस तरह से अल्फ़ा है और न्यूमेरिक है। अगला देखिए प्रश्न आया था, कंप्यूटर पर जानकारी डॉट के रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर में देखिए ये, अब देखिए प्रश्न ये क्या हुआ, रिपीट हुआ। तो हमें प्रीवियस ईयर पढ़ने से क्या फ़ायदा मिलेगा कि भाई कुछ प्रश्न ऐसे होंगे कि रिपीट हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जो इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ा जा रहा है वो प्रश्न वो भी क्या हो जाएगा, हमें रिपीट करके कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो कंप्यूटर पे जो जानकारी स्टोर होती है किसके रूप में? ऑप्शन देखिए एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मॉडेम डाटा, वाट्स डाटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या डिजिटल डाटा है ना, डिजिटल मतलब डिजिट के रूप में, और डिजिट मतलब 0-1 के रूप में डेटा जो है स्टोर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? ऑप्शन है देखिए सीपीयू, मेमोरी, ग्राफिक कार्ड और मदरबोर्ड। तो प्रोसेसिंग कौन करता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट इसका देखिए नाम ही है, कौन सी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रोसेसिंग है करता है ये। अगला देखिए प्रश्न है, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। तो कंप्यूटर में जो शब्द का आकार होता है वो कैसा है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कोई नहीं, पहले ही इसमें दे दिया है, फिर दिया गया है एक ही कंप्यूटर में भिन्न होता है। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर में एक शब्द का आकार, हमने वर्ड लेंथ पढ़ा था कि कंप्यूटर में वर्ड लेंथ होता है। तो वर्ड लेंथ क्या होती है? देखिए एक ही कंप्यूटर में भिन्न हो सकती है, हर मामले में निश्चित होती है, और एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन भिन्न कंप्यूटर मतलब दूसरे कंप्यूटर में क्या हो सकती है? भिन्न हो सकती है। तो ये क्या है? ये यही ऑप्शन यहाँ पर सही है। वर्ड लेंथ क्या होती है? देखिए कोई भी प्रोसेसर जो होता है वो जिस वर्ड लेंथ के डेटा पे काम करता है वही उसकी वर्ड लेंथ होती है। मतलब जैसे कि एक मान लीजिए सीपीयू है, वो 16 बिट 16 बिट में काम कर रहा है या 8 बिट में काम कर रहा है। तो यदि 16 बिट में काम कर रहा है तो 8 बिट वाले से ज़्यादा तेज़ होगा, ये इसकी वर्ड लेंथ होगी। मतलब एट ए टाइम ये एक इतने डाटा को क्या कर रहा है कि वो एग्जीक्यूट कर रहा है,
यही उसकी वर्ड लेंथ है यहाँ पर। तो और हमने ये भी देखा था कि जो हाई कंप्यूटर हैं, बहुत ही तेज़ कंप्यूटर हैं, वो 64 बिट पे काम कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, वर्ड लेंथ है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर टू कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो वर्ड लेंथ है वो क्या हो सकती है कि चेंज हो सकती है। अगर प्रोसेस धीमी है, कम कैपेसिटी है, तो उसकी जो वर्ड लेंथ है कम होगी। प्रोसेस तेज़ है, वर्ड लेंथ उसकी ज़्यादा होगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, बाह्य मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है। ऑप्शन बी, रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं। ऑप्शन सी, रोम एक स्थिर प्राइमरी मेमोरी या फिर प्राथमिक मेमोरी होती है। और ऑप्शन डी, कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच की एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन गलत है। इसमें गलत है बी वाला ऑप्शन। अब देखिए ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आप ट्रस्ट करके अगर एक बार भी अगर जो लेक्चर मैंने थ्योरी वाले बनाए हैं अगर उनको पढ़ लें तो आप जान लीजिए कि ये तो यूं ही आप आंसर दे देंगे। मैंने उसमें से कई बार बताया है कि भाई जो रजिस्टर्स होते हैं वो सीपीयू के अंदर एक स्टोरेज होता है जो कि बहुत ही तेज़ एक्सेस कर सकते हैं जिससे हम डाटा को। इसके बाद देखिए रोम को हमने खूब मतलब डिटेल में पढ़ा है, रोम में पढ़ा है, रोम, पी रोम, ई रोम, ई पी रोम सारे पढ़े हैं। कैश मेमोरी को डिटेल में पढ़ा है, यहाँ पर रैम को पढ़ा है। तो सारा कुछ बहुत ही आप कमाल के ढंग से ये आंसर आप दे सकते हैं यदि आपने वो देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बी ऑप्शन जो था क्या था कि गलत था। क्यों? क्योंकि जो रजिस्टर्स होते हैं ना ये सीपीयू के अंदर की मेमोरी होते हैं, हालांकि इनकी स्टोरेज क्षमता कम होती है। हमने हायरार्की पढ़ी थी एक बार, उसमें तो हायरार्की में हमने ये पढ़ा था देखिए कि भाई जो कुछ मेमोरी ऐसी होती हैं कि जिनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है लेकिन स्टोरेज क्षमता उनकी कम होती है। और वही ये भी या वाली भी चीज़ थी, जैसे रजिस्टर से ना अपना, तो रजिस्टर से क्या होता था कि भाई क्षमता बहुत कम होती थी स्टोरेज की लेकिन बहुत हाई स्पीड है। इसके बाद दूसरा हमने देखा था कि कैश मेमोरी क्या थी, कैश मेमोरी भी ऐसी ही थी कि भाई उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी लेकिन स्टोरेज क्षमता कम थी। उसके बाद हमने देखा था कि रैम काम करेगी, फिर हार्ड डिस्क देखा था। तो ये हमने क्रम देखा था। और स्टोरेज क्षमता नीचे को जाते जाते थे तो देखते जाते थे कि स्टोरेज क्षमता तो बढ़ती जा रही है लेकिन उनका जो एक्सेस टाइम है वो क्या है कि मतलब नीचे को एक्सेस टाइम जो है बढ़ता जा रहा है लेकिन ऊपर जो है स्टोरेज क्षमता कम है लेकिन उसका एक्सेस टाइम बहुत ही सूक्ष्म है, कम है। अगला देखिए प्रश्न है, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन डॉट डॉट द्वारा किया जाता है। तो ये लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन कंप्यूटर में कौन करता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया, एएलयू, सीयू, रजिस्टर और इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, एएलयू जो होता है ये क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिक ऑपरेशन ये सारे के सारे परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है एएलयू का। सीयू क्या होता है, देखिए कंट्रोल यूनिट होता है जो कि कंट्रोल करता है जब भी हम इनपुट देते हैं और उसके साथ साथ में जो उसमें आउटपुट डिवाइसेस लगी हैं, इनपुट डिवाइसेस लगी हैं, तो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। एक चीज़ और हमने वहाँ पढ़ी थी कि बसेस पढ़ा था कि जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारे जो यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में जो कनेक्शंस इस्टेब्लिश्ड होते हैं ये बसेस के थ्रू होते हैं। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्ति सीपीयू के साथ सीधे सीधे बातचीत करता है, यानी सीधे सीधे उससे इंटरेक्शन करता है। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, तृतीय भंडारण, द्वितीय भंडारण, प्राथमिक भंडारण और ये हार्ड डिस्क। देखिए तो प्राथमिक भंडारण यानी कि हमारा जो रैम होती है, अभी भी चर्चा में हमने कई बार बात की कि देखिए जो सीपीयू है डेटा कहाँ से पिकअप करता है, सीपीयू डेटा पिकअप करता है हमारा रैम से। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले रैम पे डेटा आना ज़रूरी है और रैम के बाद ही सीपीयू यहाँ से डेटा को पिकअप करेगा और प्रोसेस करेगा। इसके बाद दोबारा से यहाँ पर आएगा और उस डेटा को क्या करना है, यदि डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले करेगा, स्टोरेज करना है तो स्टोरेज करेगा, प्रिंट करना है तो प्रिंट करेगा। इस प्रकार से डेटा को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले उसका प्राथमिक भंडारण यानी कि प्राइमरी मेमोरी में आना आवश्यक है। अगला देखिए प्रश्न है, सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है। तो देखिए नियंत्रित का काम कौन करता है। ऑप्शन है देखिए यहाँ पर पीसी रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट,
ALU और एक्यूमुलेटर। तो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि प्रोसेस सूचनाओं के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है। तो जो भी सूचना यहाँ पर दी गई हैं, ये सूचनाओं को हमें किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, कौन सी डिवाइस जो है वो किस समय किस प्रोसेस के लिए देनी है, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट का होता है। क्योंकि देखिए जो हमारा ये CPU होता था ना, CPU के अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था कि भाई ALU होगा इसमें, एक होगा इसमें से CU और एक होगा मेमोरी यूनिट। इन चीज़ों को हमने देखा था और इसी से पूरा काम यहाँ पर हो रहा होता है। अगला देखिए प्रश्न आया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यहाँ पर बताना है। हालांकि देखिए ये जो प्रश्न है इसमें सारे जो ऑप्शन है यहाँ पर सही हैं। हालांकि आयोग ने, अब चूंकि ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए यहाँ पर ये है, तो आयोग ने इसमें इसको पहले आंसर को माना था, लेकिन वो भी दरअसल गलत था। क्योंकि देखिए CPU के सारे काम हैं, CPU क्या करता है? डेटा को प्रोसेसिंग करता है, प्रसंस्कृत करता है। और इसके साथ इसमें क्या है कि ALU और CPU का भाग है, मतलब ALU जो है क्या है? CPU का भाग है ही। हमने देखा ALU है, CU है, MU मेमोरी यूनिट है। और CPU में देखिए रजिस्टर का एक सेट होता है, रजिस्टर की जो मेमोरी होती है वो भी इसमें होती है, हमने देखा ही। और अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म ही करता है। ठीक है, तो ये सारे, ये देखिए ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर भी दिखाया गया है कि देखिए ये इनपुट यूनिट से इनपुट जाएगा, प्रोसेस यहाँ पर होगी और आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, CPU का पूरा नाम पूछा है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, लेकिन पूछा गया है तो यहाँ पर है। अगला देखिए, यदि आप अपने PC की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से क्या अपग्रेड करना होगा? ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर देखिए, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप अपने कंप्यूटर की, PC की, पर्सनल कंप्यूटर की कार्य क्षमता यानी उसकी वर्क प्रोसेस को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि जो CPU है उस पर काम करना पड़ेगा। यानी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है अपनी, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यदि हाई पावर की है, प्रोसेसर हमारा हाई पावर का है, तो काम क्या है कि तेज़ी से होगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डाटा निम्न में से कौन स्टोरेज करता है? तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, प्राइमरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, गौण मेमोरी, तृतीयक मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि CPU सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन किससे करता है? प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम से करता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है, CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः कौन कौन से? देखिए CPU जो काम करता है उनमें से 4 कार्य यहाँ क्रम से हमसे पूछ रहा है। इसमें यहाँ पर पहला काम दिया है देखिए कि प्राप्त करना यानी कि इनपुट लेना। दूसरा यहाँ पर ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया है। तीसरा यहाँ पर कह रहा है कि कुशल परिवर्तन एवं फिर इसके बाद में उत्पादन यानी परिणाम देना। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर देखिए स्पष्ट करना सही है, क्योंकि क्या करेगा कि वो इनपुट लेगा पहले, इनपुट के बाद में उसको देखेगा कि भाई ये जो है ये प्रक्रिया में कहाँ कैसा, स्पष्ट करेगा। फिर इसके बाद में उसको उसमें परिवर्तन करेगा, मतलब कि प्रोसेस करेगा और बाद में आउटपुट प्रदान करेगा। अगला प्रश्न देखिए, CPU को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को जाना जाता है, तो इस कार्य को जाना जाता है संदर्भ स्विच। अब देखिए संदर्भ स्विच क्या है? दरअसल क्या होता है, मान लीजिए कि एक प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस हो रही है, अगर हमें दूसरी प्रक्रिया में स्विच करना है, मतलब उसमें जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें उसको स्विच करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक चीज़ होती है कंप्यूटर में जिसे हम कहते हैं थ्रेड। थ्रेड का मतलब क्या होता है? एक कार्य होता है, उस कार्य से अगर हमें दूसरी थ्रेडिंग में जाना है, दूसरे थ्रेड में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें स्विच करना पड़ेगा, तो संदर्भ स्विच करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? ऑप्शन देखिए, निर्देशित करना, निर्देश व्याख्या और डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना और डेटा प्रसंस्करण करना। तो इसमें से CPU का काम कौन सा है? निर्देश की व्याख्या। यानी आप देखिए जो प्रोसेस आप दे देंगे तो वो प्रोसेस तो कर देगा, लेकिन अब वो आपको वो डिटेल में उस ढंग से समझाएगा नहीं, बताएगा नहीं, जब तक आप उसको वो वाली प्रक्रिया करने को बोलेंगे नहीं, है ना। तो इस प्रकार से ये जो निर्देश व्याख्या है ये नहीं करेगा। बाकी यहाँ पर देखिए निर्देश लाना
और यहाँ पर डेटा को भंडारित करना है, उसको प्रसंस्कृत करना, प्रोसेस करना, ये सारा यहाँ पर करेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है। तो प्रति इकाई करने में जो सक्षम होता है उसको हम कहते हैं थ्रूपुट। थ्रूपुट या प्रवाह। थ्रूपुट का मतलब क्या होता है कि एट ए टाइम जितनी वो मात्रा में डेटा को प्रसंस्कृत कर दे रहा है, उसको प्रोसेस कर दे रहा है, उसको थ्रूपुट यहाँ पर कहेंगे। अगला देखिए प्रश्न है, इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण डॉट डॉट द्वारा किया जाता है। तो इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है भाई? सीपीयू ही करता है। लेकिन देखिए प्रश्न तो बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन आए हैं, और ये अगर हमें समझ में आ गई कि हाँ प्रक्रिया कैसी होती है आखिर, तो वो किसी भी तरह से पूछे हम उसका जवाब दे पाएंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही लेते हैं और इसको आगे हम आपको पढ़ाते रहेंगे पूरा क्रम से, और इसको थोड़ा सा सपोर्ट भी करिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे अगर। देखिए काम के तो ये वीडियो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ ये है कि ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, वो अलग बात है। क्योंकि मैंने भी देखिए ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो मुझे अनुभव है आखिरकार कुछ ना कुछ कि किस तरह से एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने हैं और कैसे पढ़ाई करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।